Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10 NTSC MTSC, 6th and 9 Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680. ओके भाई ये टॉपिक की इतनी तारीफ की, आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, सो आज के लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा स्केलार्स एंड वेक्टर्स। स्केलार्स एंड वेक्टर्स। अब ये स्केलार्स एंड वेक्टर्स एग्जैक्टली होगा क्या? देखिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स मतलब क्या होता है, फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, उसके बाद में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किया था। द नेम ऑफ द टॉपिक वाज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें भी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, काफ़ी चीज़ें देखी। तो ये वाला टॉपिक रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये टॉपिक आपको पूरे फिजिक्स में यानी कि आप 11th में हो या 12th में हो, कुछ भी करो, आपको ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में आया? ओके, या काफी बच्चों ने इसका नाम भी सुना होगा फाउंडेशन में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स एग्जैक्टली होता क्या है क्या नहीं। तो हम लोग अभी ये नया टॉपिक शुरू कर देंगे, तो प्लीज अपनी बुक्स, नोटबुक, पेन क्या क्या है सारे निकाल लीजिए। ओके, और दिल थाम के बैठिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, दो चीजें होती है। एक तो हमें सोचना पड़ता है मैग्नीट्यूड के बारे में, और दूसरे कंडीशन में हमें सोचना पड़ता है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक तो होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। अभी यहां पे एग्जैक्टली होता क्या है, स्केलर्स के बारे में तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी एग्जैक्टली होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी एक होती है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द क्वांटिटी which is having only magnitude, but not direction is known as the scalar quantity। इसे ओनली मैग्नीट्यूड होती है, बट इसे डायरेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नीट्यूड रहेगी, डायरेक्शन नहीं रहेगी। समझ में आया आप लोगों को? जिस क्वांटिटी को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिनोट करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब काफी बच्चे ये बोलेंगे कि सर मैग्नीट्यूड मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप शॉप में जाओ और यहां से शक्कर लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आपको जो लेके आना है। ठीक है, अगर मैंने आपका नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा, सर कितनी लानी है? फिर मैं बोलूंगा भाई 10 kg ला। 10 kg ज्यादा हो गया, ठीक है चलो 5 kg ला। तो दैट 5 kg इज द मैग्नीट्यूड। आप बोलेंगे क्या, नहीं सर कौन सी डायरेक्शन में लो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यानी कि जहां पे डायरेक्शन नहीं लगेगी, ओनली मैग्नीट्यूड रहेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अभी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अगर हमने बोला कि सर हमें लेंथ मेजर करनी, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बोला कि सर लेंथ आ गई 10 मीटर, दिस 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। अब यहां भी यूनिट के बारे में मत सोचिए, यहां पे हम खाली दो ही चीजों के बारे में सोचेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप लोग क्या देखते थे, ओके, आप यहां पे इसे नंबर बोलते थे और इसे यूनिट बोलते थे। P इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू N इंटू यू, याद है क्या? अरे भाई याद करो, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू N इंटू यू। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, इट्स अ नंबर। मैग्नीट्यूड इट्स अ नंबर। आपको बोला भाई आप कौन से स्टैंडर्ड में, आप बोलेंगे सर अभी हम 11th में है, तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? हमें बिल्कुल नहीं पड़ी। सो दैट 11th इज द मैग्नीट्यूड।
दैट 11th इज द मैग्नीट्यूड। मैंने आपको लोगों से पूछा कि भाई आपका वेट क्या है, आप बोलेंगे सर 20, तो दैट 20 इज व्हाट मैग्नीट्यूड। यानी कि जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने अगर सोचा तो डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। कहां पे भी जाओ, सीधा गए, राइट टर्न मारो, लेफ्ट टर्न मारो, कहां जाना है जाओ भाई, वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही वो डिस्टेंस होता है, सिमिलरली एक और चीज भी आती है, उसे आप लोग कहते हैं स्पीड। इसे आप लोग क्या कहते हैं, स्पीड। तो लेंथ स्केलर बन गए, डिस्टेंस स्केलर बन गए, स्पीड भी स्केलर बन गई। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे एक ही चीज के बारे में, और वो है मैग्नीट्यूड। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। समझ में? तो दीज आर दी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, कि जहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे, डायरेक्शन के बारे में नहीं। एक होती है ये, दूसरी होती है ये, मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो ये और ये सर कौन है, ये स्केलर। मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने आप लोगों को कहा कि ये एड्रेस कहां पे है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि भाई आपको कहां पे जाने का है, सपोज पीवीआर कहां पे है, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं सर 7 हिल से जाओ, 7 हिल से सीधा जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर किस डायरेक्शन में जाने का, राइट जाने का, लेफ्ट जाने का, पीछे जाने का, आगे जाने का, कहां जाने का। तो वहां पे हमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत पड़ती है। फिर हम बोलेंगे भाई 7 हिल तक जाओ, उसके बाद में वहां से राइट टर्न मारो, फिर सीधा जाओ, फिर स्ट्रेट जाओ, फिर स्ट्रेट जाओ, उसी डायरेक्शन में आगे जाते रहो, उसके बाद में थोड़ा सा लेफ्ट मारो, फिर आपको वो टॉकीज मिलेगा। यू गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट? इसका मतलब क्या होता है कि जब हम डायरेक्शन के बारे में मेंशन करना शुरू कर देते हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। और एक और एग्जांपल लेंगे, अगर आप लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपका घर कहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं जाओ 5 किलोमीटर जाओ। आप बोलेंगे सर 5 किलोमीटर ठीक है, 5 किलोमीटर इज द गुड। ये 5 किलोमीटर मतलब मैंने क्या मेंशन किया, मैग्नीट्यूड मेंशन किया। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का क्या रहेगा, सर इन विच डायरेक्शन, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तब हम बोलेंगे कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाओ, या साउथ डायरेक्शन में जाओ, या वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ। तब जाके आपको समझ में आए कि सर एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। तो जहां पे वहां पे हमें डायरेक्शन के भी बारे में सोचना पड़ता है, सो वहां पे मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। तो उसी को हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझ में आया, स्केलर मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन में ज्यादा मत जाओ, जिससे मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ऐसी कौन सी भी चीजें होगी तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, मैंने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर इसे डायरेक्शन भी है, इसे मैग्नीट्यूड भी है, ये थोड़ा सा अलग कंडीशन है, लेकिन ये स्केलर में आएगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, एक और चीज वर्क, एनर्जी। वर्क और एनर्जी तो एक ही होगा, वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें स्केलर्स रहेगी। एनर्जी को डायरेक्शन होती है क्या, हाँ, आपने किस डायरेक्शन में एनर्जी अप्लाई की, यानी कि उसका कन्वर्जन अभी फोर्स में होगा, बिकॉज वो बॉडी को वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स बन जाएगा। एंड फोर्स को डायरेक्शन होती है, लेकिन एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होती। मेरे बॉडी में अभी एनर्जी है, डायरेक्शन की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड। तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो वो क्वांटिटी कौन सी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो बेसिक था एकदम से। अब देखिए नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब यहां से तो टॉपिक शुरू हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भाई जिसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी होंगे उसे कहेंगे स्केलर, जिसे मैग्नीट्यूड ही होंगी उसे कहेंगे वेक्टर। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया।
जिससे मैग्नीट्यूड ही होगी उसे स्केलार कहेंगे, जिसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी होगा उसे वेक्टर कहेंगे। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है रे एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है क्या नहीं होती, ये पहले बोलिए। बिल्कुल होती है। आपने देखा था अगर आप सीधे लाइन में चले गए, लीनियर 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 चले आगे 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 आगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल रहेंगे। कब तक? जब तक आप डायरेक्शन बदलेंगे नहीं तब तक। ये तो बच्चे मतलब छोटे थे तब पढ़ा था ना आप लोगों ने। Whenever you are traveling in a straight line without changing the direction, distance is exactly equal to displacement। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि काइनेमेटिक्स में देखेंगे। फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे ही हमने डायरेक्शन बदल दी, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों डिस्टेंस बढ़ेगा भाई? डिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना है ही नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें पढ़ना है तो वी हैव टू थिंक अबाउट द डायरेक्शन। हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा? डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड अगर स्केलर होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। उसके बाद में आएगा फोर्स, उसके बाद में क्या आएगा? फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गए, वेलोसिटी वेक्टर हो गए, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गए, फोर्स वेक्टर हो गए। समझ में आए? कोई दिक्कत? ओके। सो इस तरह से ये होती है। हमने बोला कि भाई ट्रेन की वेलोसिटी कितनी? ट्रेन की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों? बिकॉज ट्रेन एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, उसको स्पीड भी होती है लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रेन को वेलोसिटी होती है। और एक्सेलरेशन के लिए तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन लगेगी ही लगेगी। तो जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर रहेगा, और जिसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगेगा उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ठीक है सर, अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? देखिए अभी एक बात ध्यान से देखिए। आपने कोई भी रोड पे जाते वक्त अगर आपने देखा इस तरह से ऐसे बोर्ड होता है ना, इस तरह से बोर्ड होता है, ऐसे इमेजिन कीजिए, वो ऐसे लिखते हैं वहां पे, फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट टर्न दिस। कुछ कुछ इसमें होता है टर्न लाइक दिस, कुछ कुछ बोलते हैं इधर जाओ, कुछ कुछ बोलते हैं इधर जाओ। ऐसे एरो रहते हैं अगर आपने रोड पे देखा। ये एरो क्यों रहते हैं? इट इज फॉर फैशन पर्पस? बिल्कुल नहीं। ये एरो क्यों होते हैं कि आपको ये समझाने के लिए कि भाई आगे से राइट टर्न करो, या आगे से लेफ्ट टर्न करो, या सीधा जाओ, या वापस आ जाओ। इसका मीनिंग क्या है कि दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आप लोगों के पास है भाई, वो क्या रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नोटेशन होता है वेक्टर्स का, यही नोटेशन होता है वेक्टर्स का। देखिए अभी अगर हमने सिर्फ इस तरह से लिखा a इज इक्वल टू 50, सपोज 50, हाँ यस, a इज इक्वल टू 50। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, या आप मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों भी क्या हो गए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ए बोलो या मॉड ए बोलो, ये दोनों भी मैग्नीट्यूड हो गए। लेकिन अगर आपने अभी इस तरह से किया a बार, ये बन गया वेक्टर। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड ए बार, ये भी क्या बन गया? वेक्टर। तो वेक्टर के लिए हम उसके सर पे एक एरो बना देंगे। अब जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में एरो नहीं बनाने का। अगर ऊपर होगा तो फिर ऐसे ही ऐसे लिखेंगे या ऐसे, सर इट्स अ वेक्टर, ऊपर जा। इट्स नॉट लाइक दैट। हर बार उसके ऊपर इस तरह का एक एरो रहेगा, और जैसे ही एरो आया हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एरो है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये स्केलर हो गई कि वेक्टर हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई सब। और ये वाली कौन सी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने इस तरह से कुछ लिया, सपोज इमेजिन कीजिए p मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड है। तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी? इसे ऐसे कर देंगे, ये स्पीड है। क्यों? यहाँ पे एरो नहीं है। एरो नहीं है मतलब ये क्या है? खाली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको होता है? स्केलर को। यानी कि ये स्केलर कौन सी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए ये बन गया स्केलर। अगर मैंने इस तरह से कुछ बना दिया, अब ये क्या बन गया? वेलोसिटी। क्यों? एरो आ गया। एरो मतलब क्या? वेक्टर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। समझ में आप लोगों को पूरा ही? ओके। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इस तरह से डिनोट करते हैं, और जब भी हम उसके ऊपर एक एरो देते हैं, अब हर बार इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है। ये सपोज या ऐसे क्यू का या आराम से एरो निकालो, बिल्कुल नहीं। आप लोग सीधा ऐसे ही बोल सकते हैं, ये पी बार, ये एस बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया वेलोसिटी वी बार, ये हो गया एक्सेलरेशन ए बार, ये हो गया फोर्स एफ बार।
हम लोग सीधा इस तरह से डिनोट करेंगे। ये हर बार ऐसे एरो निकलना ही चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं है और ये कंपल्शन भी नहीं है। आप सीधा एक लाइन भी ऐसे मार सकते हैं, यानी कि खींच सकते हैं, सॉरी, ओके। ए बार, वी बार, एस बार, पी बार एंड दिस ए बार। सो जब हम ऊपर बार लगाएंगे, बार बार मतलब ये वाला बार, वहां पे अभी सोचने का भी नहीं, बिकॉज आवर फोकस इज IIT एंड JEE। सर ये क्या कर रहे हो आप? होता है भाई, क्या है, चल ए बार, ए बार, एफ बार, ए बार। सो ऊपर अगर लाइन ऐसे खींच दी तो उसे हम वेक्टर कहेंगे, अगर नहीं खींचे तो उसे हम स्केलर कहेंगे। ये सारा जो भी कंफ्यूजन था दूर हो गया, समझ में आया सभी लोग को, ओके। तो स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज ये लेक्चर उनके लिए है नॉर्मली कि जो अभी 11th में एंट्री करेंगे। हाँ, 12th के बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन उनको ये हुआ है, मतलब उनका ये टाइम पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्किप करके आगे देखिए। चल, स्केलर में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसे हम डिनोट करने के लिए इस तरह से डिनोट करेंगे स्केलर्स को। वेक्टर को डिनोट करने के लिए आपको ऊपर एक बार लगाना पड़ेगा, समझ में? अगर आप देखिए टाइम क्या होता है? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती भाई। टाइम को डायरेक्शन होता है क्या? आपने बोला सर कितने बजे, मैं बोलूँगा ओके यस ये 7 बजे और ये डायरेक्शन में बजे। इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है तो ए बार इज इक्वल टू वेलोसिटी वी बार डिवाइडेड बाय टी। इस तरह से नोटेशन होगा। अगर आपने ऐसा लिखा a इज इक्वल टू वी बाई टी, तो नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यू हैव टू पुट दिस लाइन और दिस एरो अबोव दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपने वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, लेकिन स्पीड इज अ डिस्टेंस बाय टाइम। ये मॉड सारे के सारे मॉड में है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसे भी मॉड कर दो, इसे भी मॉड कर दो, इसे भी मॉड कर दो, ठीक है। तो ये नोटेशन याद रखिए। वेक्टर के लिए आप बार लगाते हैं, स्केलर्स के लिए कोई भी बार भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप्स क्या हो गए? मैंने अभी कहा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन पता है ना, बार लगा देने के ऊपर, उसे हम तो क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के। एक तो होगा इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लेनर, जीरो एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब ये इक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा? अगर हमने फर्स्ट वाला देखा, इक्वल वेक्टर्स, ओके। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा? इट इज अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी इक्वल चाहिए एंड डायरेक्शन भी इक्वल चाहिए, तभी जाके हम लोग इसे इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। समझ में आया? एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। सपोज कोई भी ये वाला एक वेक्टर हमने लिया है, सपोज इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा भी इसी तरह से चाहिए। समझ में आया? ये कहां पे गया? ईस्ट में। ये भी कहां पे गया? ईस्ट में। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। देखिए मैग्नीट्यूड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम होगा तो तभी हम लोग इसे इक्वल कहेंगे। अगर इस तरह से कुछ लिया मैंने, ये हो गया 10 मीटर सपोज पर सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों भी कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? ये दोनों भी ट्रैवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब अगर आपने ध्यान से देखा तो देखिए, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। आप बोलेंगे सर ये इक्वल है कि अनइक्वल है? काफी बच्चे कहेंगे सर ये इक्वल है, क्यों? डायरेक्शन सेम है। भाई ओनली डायरेक्शन नहीं, हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी सोचना होगा। अब देखिए, ये तो 10 मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई, और वेक्टर्स में जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड कम। ये इसका मीनिंग क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज हैविंग ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस वेक्टर। तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने देखा तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वेक्टर होगा कौन सा? तो ये वेक्टर होगा सेकेंड वाला, अनइक्वल वेक्टर। कौन सा होगा ये? अनइक्वल वेक्टर। एक और चीज हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर वो गया नॉर्थ में, दोनों भी वेक्टर गए नॉर्थ में, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। सेकेंड वाला कौन सा होता है? अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड
या डायरेक्शन दोनों में से एक भी डिफरेंट निकला तो भी वो इक्वल से कन्वर्ट हो जाएगा अनइक्वल में। ध्यान दीजिए इस कंडीशन पे, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी इक्वल होंगे, लिख लीजिए कहां पे, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे तभी ये इक्वल वेक्टर होगा। और हिंदी हैंडराइटिंग का भी अच्छी नहीं है, लेकिन भावनाओं समझ लो भाई, भावनाओं को समझ लो। जब भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन MND मतलब ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर ये महेंद्र सिंह धोनी कहाँ पे आ गया, हमें तो विराट कोहली चाहिए। ओके, जब ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी इक्वल होंगे तभी ये इक्वल वेक्टर होगा। अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में से एक भी बदला तो ये सीधा किस में आ जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स में आ जाएगा। तो अनइक्वल वेक्टर की डेफिनेशन बोलो क्या है, इट इज अ वेक्टर हैविंग different magnitude or direction। डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी या डायरेक्शन डिफरेंट होगी, दोनों में से कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। एक वेक्टर अगर हमने इस तरह से लिया, सपोज ये वेक्टर होगा फोर्स 10 न्यूटन का, F बार 10 न्यूटन, ये जा रहा है नॉर्थ में, और दूसरा एक मैंने ले लिया इस तरह से, ये भी फोर्स है F बार, ये भी 10 न्यूटन का है, लेकिन ये कहाँ पे है, ईस्ट। मैग्नीट्यूड सेम है, यस सेम है, डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट की ईस्ट, तो ये दोनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएगा या अनइक्वल, यस इट्स अ अनइक्वल वेक्टर। तो इक्वल का याद रखिए, अनइक्वल अपने आप याद रख जाएगा। इक्वल मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी सेम चाहिए, लिख लीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी सेम, दोनों में से एक भी अगर गलत आया, डिफरेंट आया, तो उसे हम लोग कहेंगे अनइक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे उसे हम लोग, अनइक्वल वेक्टर, सॉरी। समझ में आया पूरा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कौन सा होता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये नोट डाउन कर लीजिए ये पूरा, और नीचे और भी लिखिए, अगर दोनों में से एक भी अलग आया तो वो होगा अनइक्वल वेक्टर। लिखिए, अगर दोनों में से एक भी अलग आया तो वो होगा अनइक्वल वेक्टर। थर्ड वाला, नाउ दिस इज द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर यानी कि क्या, पैरेलल मतलब पता है आप लोगों को, पैरेलल मतलब इस तरह से, डायरेक्शन सेम चाहिए भाई, डायरेक्शन सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वेक्टर हैविंग इक्वल और सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में मत सोचो, अब देखिए, ये अगर हमने लिया 10 न्यूटन, ये हमने लिया 15 न्यूटन, ठीक है। एक और मैंने छोटा सा कंसिडर कर लिया, ये तो बड़ा कंसिडर करेंगे, ये हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। F1 बार, F2 बार, F3 बार, तीनों वेक्टर्स हो गए फोर्स के। ये तीनों पैरेलल है कि नहीं है, ये तीनों पैरेलल है। ये इक्वल है कि अनइक्वल है, ये अनइक्वल है, लेकिन ये पैरेलल है, लेकिन ये सारे के सारे पैरेलल। क्यों, बिकॉज सबकी डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में सोचो, मैग्नीट्यूड के बारे में मत सोचो भाई, मैग्नीट्यूड के बारे में मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए, सारे के सारे जा रहे हैं ईस्ट में, ये भी गया ईस्ट में, ये भी गया ईस्ट में, ये भी गया ईस्ट में। ये तीनों में अगर आपने देखा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब जब एंगल 0 डिग्री होता है तीनों के बीच में, तब ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ये पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो जब हम पैरेलल के बारे में बात करेंगे, एक और एग्जांपल, अगर ये इस तरह से लिया, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये छोटा सा एक तीसरा हो गया, ओके। कुछ भी ले लो, फोर्स से ले लेंगे, चलो जान दो, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये हो गया छोटा सा 2 न्यूटन। पैरेलल है कि कैसे, ये पैरेलल है सर, क्यों, बिकॉज सबकी डायरेक्शन सेम है। एक इस डायरेक्शन में, दूसरा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये हो गया 10 न्यूटन का, ये भी हो गया 10 न्यूटन का। अब ये दोनों पैरेलल है क्या, बिल्कुल नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों, पैरेलल मतलब पता है ना, वो कभी मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे। हाँ होंगे तो इन्फिनिटी पे जाके होंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये तो दोनों एक इधर से आया, एक इधर से आया, ऐसे कुछ ओके, ये दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो गए ना। अगर इंटरसेक्ट हो गए मतलब इसे पैरेलल कैसे कहेंगे, पैरेलल उसे नहीं कह सकते। तो अगला वाला कौन सा सेक्शन है आप लोग, ये देखिए, इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल। पैरेलल के बाद कौन सा, एंटी पैरेलल।
एंटी पैरेलल। एक ही चीज आपको याद रखनी है, ये वाली पैरेलल में एंगल हर वेक्टर में कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ये देखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई तो भी एंगल आएगा। अरे भाई देखिए इसे एक्सटेंड कर दो, इसे एक्सटेंड कर दो, एंगल 0 है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, एंटी पैरेलल, टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से एक बार मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है मैग्नीट्यूड के बारे में, मतलब भूल ही जाओ आप मैग्नीट्यूड के बारे में। वो इक्वल वेक्टर्स में चाहिए था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी इक्वल चाहिए। महेंद्र इज इक्वल धोनी, एम इज इक्वल टू डी, दोनों भी इक्वल ही चाहिए। दोनों में से एक भी गड़बड़ हो गया तो इसका कन्वर्जन इसमें हो जाता, समझ में। ओके, एंटी पैरेलल, एक वेक्टर गया इधर फोर्स F1 F बार 10 न्यूटन का, दूसरा आया इधर F बार 10 न्यूटन का। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, एक जा रहा है ईस्ट में, दूसरा आ रहा है वेस्ट में, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, भले ही मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, दोनों में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो उसे हम लोग कहेंगे एंटी पैरेलल। जब एंगल 0 तो पैरेलल, जब एंगल 180 तब वो हो गया एंटी पैरेलल। जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी सेम, दोनों भी सेम, फिर से एक बार दोनों भी सेम, उसे इक्वल कहेंगे। दोनों में से एक भी चेंज हो गया उसे अनइक्वल कहेंगे। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, समझ में। ओके, एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं, ये गया नॉर्थ में, ये आया साउथ में, ये कैसे हो गया एंटी पैरेलल। ये गया इधर, दूसरा है इधर, इसे एंटी पैरेलल कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसे पैरेलल कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर, समझ में। ओके, तो इस तरह के ये पूरे के पूरे वेक्टर्स होते हैं, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल।